तो दोस्तों, हम लोग सीजी हिस्ट्री के टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन पूछा है काकतीय शासक दरियादेव के समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप काकतीय शासक दरियादेव के बारे में थोड़ा सा लिखना चाहिए था कि काकतीय शासक दरियादेव के शासनकाल कब से कब सब तक था। 1777 से पाए थे और ये 1800 तक गया था। ये आपको लिखना था, है ना। ये आपको ज़रूर लिखना चाहिए था। इसके बाद इनका शासनकाल एक ट्रांजिशन फेज़ था जिसमें बस्तर की स्वतंत्रता से समझौता हुआ और यह मराठों और अंग्रेज़ों के प्रभाव में आया। इसके काल की प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। ये इंट्रो में आपको लिखना था। उसके बाद आपका पहला है कोटपाड़ की संधि। आपने लिखा 6 अप्रैल 1778। इसके बाद आपके आंसर्स को हेडिंग वाइज लिखना चाहिए था। आप पहले इसमें लिख सकते थे पहला हेडिंग डाल के कि इसमें आप अगर उद्देश्य है तो उद्देश्य का एक हेडिंग डालिए और दूसरा हेडिंग डालिए घटनाक्रम का, घटनाक्रम, जिसमें आप बताएंगे कि किन किन मराठे थे, दरियादेव थे, काकतीय शासक और जयपुर के शासक विक्रम थे, इनके बीच में समझौता हुआ था और ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। फिर संधि की शर्तें आप बताएंगे। संधि की शर्तें का एक हेडिंग आएगा जिसमें आप 1 पॉइंट देंगे कि कितना टकोली, 59,000 टकोली मराठों को देना था और दूसरा आप जयपुर के शासक को कोटपाड़, चुगचुड़ा, रायगढ़ा, ऐसा करके 4 जगह था वो देना था। तो ये संधि की शर्तें थी जिसको आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में लिखते हैं। उसके बाद आप इसमें परिणाम लिखते हैं। संधि का कुछ परिणाम हुआ होगा तो आपको ये परिणाम का एक हेडिंग डालना था। इसमें आप पॉइंट 1 लिखते क्या, परिणाम क्या होगा कि बस्तर का शासन अब अप्रत्यक्ष रूप से मराठों के अधीन आ गया और बस्तर की स्वतंत्रता समाप्त हुई। ये इसका परिणाम था। दूसरा आप लिखते कि बस्तर क्षेत्र पहली बार छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हुआ। तो ये इसके 2 परिणाम थे। तो इस तरीके से आप हेडिंग वाइज अपने आंसर को लिखते तो ज़्यादा व्यवस्थित रूप से ये आपको दिखता। उसी प्रकार आपको भोपालपट्टनम का विद्रोह के बारे में भी लिखना था जिसमें आपने कारण बताया, घटनाक्रम बताया और परिणाम बताया। इस तरीके से आपने लिखा, ये बढ़िया था। आपको इसमें भी हेडिंग दे के लिखना था। आप जब मेरे क्वेश्चन के आंसर आप लिख रहे होते हैं तो आप बिल्कुल भी पेज लिमिट, लाइन लिमिट के ऊपर ध्यान मत देना। उस टॉपिक के बारे में आप जितना कंटेंट आपके पास है वो आप लिखो। भले ही 1.5 पेज का आंसर को 3 पेज भी लिखते हो तो ज़रूर लिखिए, लेकिन वो टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। कोई भी कंटेंट, ये आपका एक नोट्स की तरह भी बन रहा है। आप फाइनल जब लिखने जाएंगे तो उसको कंप्रोमाइज़ करके आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है 5 विद्रोह के वर्णन करने के बारे में। इस क्वेश्चन को देने का ही उद्देश्य था कि इन सारे विद्रोह के ऊपर आपका एक कंप्लीट नोट्स बन जाए। तो हेडिंग वाइज आपने लिखा मुड़िया विद्रोह कब हुआ था वो, इसके कारण क्या थे, इसके घटनाक्रम क्या थे, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और इससे क्या परिणाम हुआ। इसी तरीके से व्यवस्थित रूप से आपके आंसर लिखने थे। इनका आंसर ये अच्छा है तो आप ये गुड डिजर्व करते हैं। उसी प्रकार से आपने कोई विद्रोह के बारे में लिखा, कारण क्या था, घटनाक्रम क्या था और परिणाम क्या हुआ। मेरिया विद्रोह के बारे में भी आपने लिखा और हलवा विद्रोह के बारे में भी लिखा और परलकोट विद्रोह। तो ये आपका आंसर अच्छा था। आपका ये पूरा टॉपिक आपके आंसर के रूप में कंप्लीट हो गया है। अब आप अपनी बुक को ना पढ़ के आप अपनी कॉपी को पढ़िए और बार बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको चीज़ें रिवीजन करने में आसानी होगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव के समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखना है। तो काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव के बारे में जब आप लिख रहे हो तो सबसे पहले तो इनका आपको शासनकाल लिखना चाहिए कि कब से कब तक ये शासन किए। तो कब से कब तक शासन किए, 1891 से लेके 1921 तक ये शासन किए। ये आपको लिखना चाहिए था इंट्रोडक्शन में। और इनके समय की प्रमुख घटनाओं को पॉइंट वार लिखेंगे। सबसे पहला ही घटना क्या था कि अल्पवयस्क अल्पायु, आप इसमें लिख सकते थे अल्पायु अवधि में, अल्पायु में अंग्रेज़ों के संरक्षण में बस्तर, जिसमें फेगन और गेयर के ये में आप बताएंगे कि पहला ही आपका क्या हो गया, अल्पायु में
रुद्र प्रताप देव के अल्पायु में अंग्रेज़ों के संरक्षण में बस्तर ने शासन किया। तो ये आप फेगन गियर के बारे में लिखोगे, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद आप सेकंड टॉपिक दोगे भूमकाल विद्रोह। सेकंड टॉपिक आपने भूमकाल विद्रोह को दिया। उसके बाद थर्ड टॉपिक आपने घैटी पोनी का प्रथा दिया। इस तरीके से आपने और कितने पॉइंट, 3 ही पॉइंट लिखा है। देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें चौथा पॉइंट क्या बन सकता था, शैक्षणिक शैक्षणिक कार्य शैक्षणिक कार्य या फिर शैक्षणिक सुधार, आप ये हेडिंग डाल सकते थे और इनके शैक्षणिक कामों के योगदान के बारे में बता सकते थे कि यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा लागू हो गया था और स्कूल कॉलेज खुल गए थे। ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। पाँचवें पॉइंट में आप बताएंगे कि इनका जो इनके काल में जो स्थापत्य बोलो या फिर नगरीय सुधार आप बोल सकते हो, नगरीय सुधार के बारे में आप हेडिंग डालोगे। इसमें बताओगे कि जगदलपुर जैसे शहरों को चौराहों के शहर के रूप में बनाया गया। छठवां पॉइंट आप दोगे कि यूरोपीय युद्ध में सहायता। यूरोपीय युद्ध में सहायता, ये एक आपका छठवां पॉइंट हो गया, हेडिंग हो गया। और इसमें आप बताओगे कि यूरोपियों की सहायता की थी, जिसमें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि इनको दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। उसके बाद आप कुछ और पॉइंट्स बना सकें तो आपको बनाना चाहिए। जैसे आप बना सकते थे कि इनका कुछ और कुछ भी पॉइंट्स आपको हेडिंग में मिलता है तो वो शैक्षणिक सुधार आपने बताया, नगरीय सुधार बताया, यूरोपियों की सहायता, घैटी पोनी, भूमकाल विद्रोह, इस तरीके से 6 पॉइंट हेडिंग डाल के आपने बनाने की कोशिश की। और भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं तो आप इसमें बना के ऐड करेंगे। तो ये आपका आंसर इनकम्प्लीट है। भले ही 3 पेज भी लिखाता है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको पूछा गया है बिम्बाजी भोसले की भूमिका का विस्तृत वर्णन करना है। तो बिम्बाजी भोसले का आपने शासनकाल लिखा 1758 से 1787 ईस्वी। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा प्रत्यक्ष शासन के छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक नीति सुधार, स्थापत्य, सांस्कृतिक तथा न्याय के क्षेत्र में भूमिका निम्न है। आपने शासन क्षेत्र के बारे में लिखा। उसके बाद इनकी प्रशासनिक नीति के बारे में लिखा, प्रशासनिक सुधार के बारे में लिखा और स्थापत्य कला के बारे में लिखा। इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते थे। फिर सांस्कृतिक प्रथा के बारे में लिखा। अच्छी बात है, अच्छे पॉइंट्स हैं आपके। और उसके बाद जमींदारों से संबंध 6 पॉइंट आपने बनाया। और भी कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स बनेंगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको। इसमें अगर स्थापत्य में राम टेकरी लिखा है, मंदिर, रतनपुर में मस्जिद। आप ये बता सकते थे इस पॉइंट को। 7वां पॉइंट देके धार्मिक समन्वय का एक हेडिंग डाल सकते थे, जिसमें आप ये बता सकते थे कि मंदिर में ही न सिर्फ दुधाधारी मठों का जीर्णोद्धार कराए और रतनपुर में मस्जिद का भी निर्माण करवाया और धार्मिक सहिष्णुता का प्रथा बताया था। इसमें आप स्थापत्य कला में वो नहीं लिखे हो जो नर्मदा नदी, अमरकंटक में नर्मदा नदी कुंड का निर्माण जो करवाया था, वो भी आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना था। प्रयास करते कि इसको पॉइंट में लिखते, ये एक पॉइंट थोड़ा सा गैप देते दूसरा पॉइंट, तो आपका ज़्यादा अच्छा लगता। स्वर्ण पत्र देने की जो प्रथा शुरू करवाए थे वो आपने किया। जमींदारों के संबंध आपने बताया। जमींदारों के साहेब बिम्बाजी भोसले के संबंध अच्छे थे, किंतु जो जमींदार टकोली नहीं देते थे उनका कठोरता से दमन किया गया शासनकाल। इससे ज़्यादा अच्छा होता क्या कि आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखते कि बिम्बाजी भोसले के समय कुछ जमींदारों ने जो कर दिया
वो उनके साथ इनके अच्छे संबंध थे। और कुछ जैसे धमधा के जमींदार ने भीमा जी के डर से परिवार सहित जल समाधि ले लिया। कोरबा की जमींदारी छीन ली गई। खैरागढ़ जमींदारी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा टकोली की वसूली की जाती थी। यह सारे पॉइंट्स को आपको जमींदारों के संबंध में आपको लिखना चाहिए था। बाकी आपके आंसर अच्छे हैं, 1-2 पॉइंट अगर हेडिंग और क्रिएट कर सको तो अच्छी बात है, बाकी ये भी आपका आंसर अच्छी बात है। उसके बाद आपने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था क्या थी, प्रमुख सूबेदारों के नाम व संबंधित घटनाओं के बारे में लिखिए। आपने सूबा व्यवस्था के बारे में लिखा। 1787 मराठा शासक ब्रह्मजी भोसले ने सूबेदारी प्रथा की शुरुआत। मराठों के अधीन अधिकारी प्रतिनिधि मात्र होते थे। सूबेदार को सूबा सैनिक फौजदारी अधिकार प्राप्त थे। छत्तीसगढ़ में इस शासन पद्धति के अंतर्गत आपको मैं अच्छे से थोड़ा सा और डिफाइन करके बताता हूँ। तो सूबा व्यवस्था का डिफिनेशन में आप तो यही लिख सकते हो कि यह मराठों की उपनिवेशवादी नीति का अंग था, जिसमें मराठा प्रत्यक्ष रूप से शासन न करके सूबेदारों के माध्यम से शासन करते थे। छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत मराठा शासक बंकोजी भोसले ने 1787 ईस्वी में की थी। इन सूबेदारों को सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी आदि अधिकार प्राप्त थे, जो इस क्षेत्र से सबसे अधिक राजस्व वसूली का आश्वासन देते थे। मराठा उन्हें सूबेदार के पद पे नियुक्त करते थे। बस ये डिफिनेशन आपको लिखना था। उसके बाद आपने प्रमुख सूबेदारों के संबंधित घटनाओं के बारे में लिखा। फिर महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर। प्रयास करते एक लाइन में एक पॉइंट लिखते। सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास अगर एक शासक के लिए 3 लाइन बन रहे हैं तो 3 ही पॉइंट लिखो, सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट में एक जहाँ तक ख़त्म हो ठीक है। और उसके बारे में सारी घटनाओं के बारे में आपने लिखा। भवानी कालू के बारे में ट्राई करें कि इसको भी पॉइंट्स में। अब जैसे आप ये मेन पॉइंट है 1, 2, 3 ये वाला मेन पॉइंट है, तो आप क्या करो, इसको लाइन के बाहर लिख सकते हो 1, 2, 3 और 4। और इसके जो सब पॉइंट्स बनेंगे इसके आप जैसे आप रोमन में जो भी लिखना चाहो इस तरीके से लिख सकते हो। इसके सब पॉइंट्स को इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये आपका था। आपने भवानी कालू सूबेदार, सखाराम हरी, सीताराम तात्या और यादाराम दिवाकर सारे के बारे में लिखा है। ठीक है, तो फिर ज़्यादा अच्छा होता आप पॉइंट्स वाइज लिखते। बुलेट भी लगा सकते थे, बुलेट में लगा के भी आप इसके आंसर्स को लिख सकते थे। इसमें मैं थोड़ा सा भीमा जी भोसले के कार्यों के बारे में जब आप बता रहे हैं, तो जैसे इन्होंने रतनपुर को प्रशासनिक एकीकरण भी करा, राजनांदगांव और खुज्जी नामक 2 जमींदारियाँ की स्थापना की, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की। तो अलग से एक हेडिंग भी डाल सकते थे, न्यायालय की स्थापना, स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना। इससे एक नया पॉइंट आता तो हम लोग ज़्यादा हेडिंग क्रिएट कर पाते। स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना का एक हेडिंग डालते और आप लिखते। धार्मिक समन्वय में आप वो भी लिख सकते थे कि एक इनके बारे में कहा जाता है जो राजीव लोचन मंदिर है उसके खर्च के लिए इन्होंने एक गांव को ही दान में दिया था, तो ये बारे में आप लिख सकते थे। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट भी आप लिख सकते थे कि आनंदीबाई का शासन में दखल, ये पॉइंट भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इसकी ज़्यादा उतनी ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगन्यू के काल की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखना है। तो ब्रिटिश अधीक्षक एगन्यू छत्तीसगढ़ के 1830 तक आपका ब्रिटिश नियंत्रण काल में रहा। नागपुर राज्य के प्रतीक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसमें 6 अधीक्षकों की नियुक्ति हुई। छोटा होगा उसमें से सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको बताना था एगन्यू का काल कौन तक था, एगन्यू किस समय से किस समय तक की। तो सबसे पहले एगन्यू जो थे 1818 से 1825 तक का काल था एगन्यू का। आपको ये
ईयर को ज़्यादा हाईलाइट करना था, ना कि आपको 1818 से 1830 तक का। तो आपका ये वाला एरा जो था वो आपको ज़्यादा अच्छे से करना था। इसके बाद आपने सारे को हेडिंग वाइज कन्वर्ट किया। अधीक्षक भी आपने गलत लिखा है, वर्तनी शुद्धि पे ध्यान दीजिए, बहुत गलतियाँ हो रही हैं आपकी। तो आपने पहला लिखा राजधानी परिवर्तन, सेकंड हेडिंग दिया है आपने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव, या परगनों का एकीकरण भी आप इस पर हेडिंग डाल सकते थे क्या, परगनों का एकीकरण, ये आपका हेडिंग हो सकता था। दोनों ये भी सही है आपका। उसके बाद नए अधिकारी की नियुक्ति, ये नियुक्ति आपका गलत लिखा हुआ है, तो आपने नए अधिकारियों की नियुक्ति दिया, ये भी आपका सही है। सामंत भारती का मामला दिया आपने, और है कोटपाड़ परगने हेतु प्रयास, महर्षिया नामक व्यक्ति का विद्रोह, सोना खान जमींदार, जल प्रबंधन की व्यवस्था, धमधा के गौड़ राजू और भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयास, आपने 10 पॉइंट लिखा। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आपको ऐड करना चाहिए, तो आपके आंसर और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। 10 के साथ 11वें पॉइंट में आप लिख सकते हैं क्या, भू राजस्व संबंधी सुधार आप लिख सकते हैं, भू राजस्व संबंधी सुधार। अ, 12वें पॉइंट में आप लिख सकते हैं बारहवें पॉइंट में आप सैन्य सुधार लिख सकते हैं। सैन्य सुधार के बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी सारे विद्रोह के बारे में तो आप लिख ही चुके हो। कोटपाड़ महर्षिया, परलकोट के बारे में शायद नहीं लिखे ना, हाँ परलकोट विद्रोह आप नहीं लिखे हो, तो आप परलकोट विद्रोह भी लिख सकते थे। नंबर 13 पॉइंट में परलकोट विद्रोह, परलकोट विद्रोह भी लिख सकते थे। सिंचाई साधनों का विकास तो आपने लिखा ही है। नवीन पदों की नियुक्ति भी आपने लिखा है। भू राजस्व सुधार भी आपने बताया है। और आप सामंत भारती बस्तर जमींदार के साथ समझौता भी आप लिख सकते थे, एक हेडिंग डाल के, बस्तर जमींदार से समझौता। 14 बस्तर जमींदार से समझौता, ये आप लिख सकते थे। इस तरीके से आप 14 पॉइंट लिखे हो 15 नंबर के आंसर में। और ये नहीं कि एक ही पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इसमें 2-2 लाइन में ही सारे हेडिंग को आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पॉइंट्स को आप लाइन के बाहर भी लिख सकते हो, आप 5 को यहाँ लिख सकते थे, 6 को यहाँ लिख सकते थे, तो पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफाई दिखते। तो इस तरीके से आप प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने का, और सभी पॉइंट्स को 2-2 लाइन में ही एक्सप्लेन करेंगे। तो परगनों का पुनर्गठन, एकीकरण ज़्यादा अच्छा है, पुनर्गठन, परगनों का पुनर्गठन एक हेडिंग डाल सकते थे। तो ये आपका हो गया ये वाला आंसर। इसके बाद आपको पूछा है मराठाकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। जब भी कभी आपको क्वेश्चन में प्रशासनिक व्यवस्था का पूछता, चाहे मराठाकालीन पूछे या फिर कलचुरीकालीन पूछे, या फिर आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछे, कभी भी कहीं भी किसी भी शासन व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। उसी प्रकार भारतीय इतिहास में आप पढ़ोगे तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भी पूछा जाता है। तो मौर्यकालीन इसमें सबसे पहला हेडिंग आपका बनता है, जो इन्होंने आपका आंसर बहुत ही गलत तरीके से लिखा है। इसमें सिर्फ सारे अधिकारियों के नाम ही लिख दिए हैं और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, सारे अधिकारी के नाम को एक्सप्लेन कर दिया है। आपको पहला हेडिंग क्या डालना था, यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना था। प्रशासनिक इकाई मराठाकालीन प्रमुख प्रशासनिक इकाई एवं, इनमें पहला हेडिंग था मराठाकालीन प्रमुख प्रशासनिक इकाई एवं प्रशासनिक अधिकारी, ये आपको लिखना था। और इसके बाद आपको ये क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट आपको बनाना चाहिए था। फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी था, जो आप नहीं बनाए हो। ये जो सारे अधिकारी के नाम इन्होंने लिखा था, ज़्यादा अच्छा होता कि यहाँ पे क्या करते, ये हेडिंग डालने के बाद आपको इसमें 4 डिवीज़न देना था। पहला हेडिंग क्या होता, आपका जो राज्य है या फिर सूबा है, इसके बारे में लिखते। इसके बाद आपने लिखा सूबा के नीचे क्या आता था, परगना।
परगना आता था, उसके नीचे क्या आता था, ग्राम आता था। ग्राम आता था और कुछ अगर आया तो सबसे ऊपर में एक और क्या आता था, खालसा क्षेत्र। ये इसको खालसा क्षेत्र को सबसे पहले लिख सकते थे, तो ये खालसा क्षेत्र को लिखते थे। ये आप यहाँ पे लिखिए प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन आपने लिखा यहाँ पे। और उसके बाद आप ये करने के बाद इसके प्रमुख अधिकारियों को इसके नीचे में ही लिखते हैं। जैसे आप क्या लिखे, सूबा। सूबा के बारे में आप लिखे तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, सूबेदार होते हैं, फड़नवीस होते हैं, पोतदार होते हैं। 3 अधिकारियों के नाम लिखा। परगने के नीचे क्या लिखते, कमाविजदार, फड़नवीस, बड़कर, बरार पांडे, पोतदार। ग्राम के नीचे क्या लिखते हैं, गौटिया, पटेल, कोतवाल, ये सारी चीज़ें। तो ये आपने जो पूरा आंसर में एक ही पैटर्न खाली अधिकारियों के एक्सप्लेन किया है, वो ना करके आप क्या करते, फ्लो चार्ट में इसको एक्सप्लेन करते और आपको ये 5 लाइन मिल जाता। तो 5 लाइन में आप पूरे आंसर को 5 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते थे। तो ये इस पे आपको काम करना था। ये पहला हेडिंग था, प्रशासनिक इकाई एवं उसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में। दूसरा हेडिंग आपका बनता सूबा शासन। दूसरा हेडिंग बनता सूबा शासन, 2 लाइन में एक्सप्लेन करते। तीसरा हेडिंग बनता परगना प्रशासन, इसको 2 लाइन में हेडिंग एक्सप्लेन करते। चौथा हेडिंग बनता स्थानीय प्रशासन या फिर ग्रामीण प्रशासन, इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करते। पांचवा हेडिंग बनता अपने 5वां हेडिंग बनाते न्याय प्रशासन। छठवां हेडिंग बनाते पुलिस प्रशासन। 7वां हेडिंग बनाते सैन्य प्रशासन। एक लाइन में लिखो, ज़्यादा नहीं अगर कंटेंट है तो एक लाइन में लिखो। 8वां हेडिंग बनाते राजस्व प्रशासन। ये आप हेडिंग बना सकते थे। और हो सके तो आप एक पॉइंट और बनाना चाहो तो तालुकदारी व्यवस्था के बारे में भी लिख सकते थे। इस तरीके से आप मराठाकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताते। न्याय बताया, पुलिस बताया, प्रशासनिक। तो किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे मुख्य कंटेंट हेडिंग जो होते हैं यही होते हैं। आप प्रशासनिक इकाई के बारे में बताओगे और उसके प्रशासनिक अधिकारी को फ्लो चार्ट में बताओगे और बाकी सारे हेडिंग तो यही बनेंगे सारे। तो इस तरीके से आपको ये वाला आंसर लिखना चाहिए था। इसमें आपको फिर से, आपको जिनकी कॉपी है उनको मैं यही बोलूँगा आपके लिए रीराइट है। उसके बाद एक राजस्व व्यवस्था के बारे में पूछा है, तो सिर्फ इन्होंने जो कर लेते थे उनके बारे में लिख दिया है। ये भी गलत है इनका आंसर। तो मैं राजस्व व्यवस्था का दूसरा एक आंसर दूसरे की कॉपी से बताता हूँ। इनके आंसर से तो कुछ भी इम्पोर्टेंट मिल नहीं रहा है। इसमें सिर्फ आपको यही लिखना था थोड़ा सा, और अपने आंसर का एक जो टॉपिक है उसी को ही इन्होंने पूरा हेडिंग बना के लिख दिया। तो ये उतना अच्छा आंसर नहीं, मैं दूसरी कॉपी से बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखो, छत्तीसगढ़ में मराठों कालों की राजस्व व्यवस्था के बारे में, तो इसमें कितने अच्छे से व्यवस्थित रूप से लिखाया गया है कि शासन व्यवस्था इनका ये था। राजस्व प्राप्ति के विभिन्न स्रोत के बारे में बताएं। तो राजस्व प्राप्ति के विभिन्न स्रोत हैं। भू राजस्व में खालसा से मिलता है, जमींदारों से टकोली मिलता है, ताउतदारों से मिलता है, और एक लाखा बाटा भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। लाखा बाटा ये भी आप ऐड कर सकते थे। उसके बाद आप इनके कर व्यवस्था के बारे में, इन्होंने सबसे पहले राजस्व के स्रोत के बारे में बताया। यहाँ पे ये हेडिंग भी डाल सकते थे, राजस्व के स्रोत। और उसके बाद राजस्व के स्रोत के बारे में लिखने के बाद कर के प्रकार, कर व्यवस्था के बारे में किस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेस को मैनेज किया है। एक लाइन में 2 ठो लिखा है ताकि 3 लाइन में ही 6 करों के बारे में लिखा जा सकता है। आपने पिछला कॉपी देखा होगा कि 6 लाइन क्या 10 लाइन ले लिए हैं 10 लिखने के लिए। तो उससे बेहतर कॉन्सेप्ट है ये वाला पैटर्न अपनाना। की पॉइंट्स को ही लिखो, सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लगान का निर्धारण के लिए जो प्रमुख अधिकारी थे उसके बारे में लिखा है।
लगान के निर्धारण के लिए जो प्रमुख अधिकारी थे बरार पांडे द्वारा, ये सारी चीज़ें। और ये हल के बारे में लिखा है। राजस्व संबंधी प्रमुख अधिकारी ये सारे हैं। उपहार संबंधी राजस्व के स्रोत, नजराना और शुक्राना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत अच्छा आंसर था। इस तरीके से आप लिखेंगे। इससे पहले वाली कॉपी देखे थे वो ये सिर्फ ये वाले सेक्शन तक ही सीमित रह गए थे, बाकी सारे डायमेंशंस को कवर नहीं किए थे। तो इससे आप देख के लिख सकते हो। एक दूसरी कॉपी दिखाता हूँ जो कॉमन मिस्टेक वाली कॉपी है। इसमें वही दरियादेव के प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखना था, तो कोटपाड़ तो लिखे, लेकिन आपको इससे पहले वाली कॉपी में आपको कोटपाड़ लिखा था, उसमें भोपालपट्टनम लिखा था। और तीसरा आप लिखोगे हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह तो आपका एक है कोटपाड़ की संधि, दूसरा है आपका भोपालपट्टनम और तीसरा है हलवा विद्रोह। तो इन तीनों के बारे में ही आपको लिखना था। तो ये मेन आंसर का कंटेंट था। तो हलवा विद्रोह भी आप ऐड करोगे, इसमें ये वाला कंटेंट थोड़ा सा कंप्रोमाइज़्ड है। अब जनजाति विद्रोह के बारे में लिखने बोला है, तो इन्होंने इस तरीके से चार्ट बना के लिखा है, टेबल बना के। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि ये आंसर अच्छा है कि ख़राब। ये चेक करने वाले के ऊपर है कि उनको अच्छा लगता है टेबल तो अच्छा देंगे। बाकी इसमें क्या थोड़ा सा चेक करने वाले को आसान तो होगा ही। बाकी ठीक है, आप लिख सकते हो। बाकी हेडिंग डाल के आप लिखो तो ज़्यादा अच्छा है पैटर्न में, चार्ट बनाने के बजाय। और उसके बाद आपने रुद्र प्रताप देव के समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखा है। रुद्र प्रताप देव के बारे में सिर्फ भूमकाल है आपका, है भूमकाल भूमकाल भूमकाल। तो इन्होंने सिर्फ एक ही भूमकाल के बारे में लिखा है, बाकी घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो इनका आंसर बहुत ही सीमित आंसर है। तो इस तरीके से गलती मत करना। बहुत सारे डायमेंशंस हैं इस आंसर्स के, जो मैंने पहले वाली कॉपी में बताया, उसको सबको कवर करना चाहिए। पिंपाजी भोसले की भूमिका बताना है, जो भी प्रशासनिक नीति स्थापत्य है, जीर्णोद्धार कराया, प्रशासनिक सुधार, सांस्कृतिक प्रमुख पदाधिकारी पत्नियाँ। तो ये आंसर इनका अच्छा था, सारे डायमेंशंस को कवर किए। उसके बाद है इनका सूबा व्यवस्था के बारे में और सूबेदारों के बारे में। सूबा व्यवस्था और उनकी विशेषता बताया और सभी सूबेदारों के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है, ये अच्छा है। उसके बाद एगन्यू की प्रमुख घटनाएं के बारे में लिखा है। एगन्यू के शासनकाल के बारे में इन्होंने लिखा है। और नागपुर रेजिडेंट के अधीन कार्य करते हुए एक कुशल प्रशासक थे। और राजधानी परिवर्तन, परगनों का पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधार, भू राजस्व सुधार, अन्य सुधार, प्रमुख विद्रोह। ठीक है, ये आंसर भी ठीक है इनका। और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना है। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इन्होंने केंद्रीय प्रशासन, प्रशासनिक पदाधिकारी, पंड्या, टकोली, कलाली, ये पैटर्न मत फॉलो करना। जो मैंने इससे पहले वाले कॉपी में जिस तरीके से बताया था उस तरीके से लिखने की कोशिश करना। राजस्व व्यवस्था में इन्होंने भी वही गलती किया है, सभी खाली अधिकारियों के नाम लिख दिया है। एक लिमिटेड डायमेंशन है, तो इसको बहुत सारे इनको आंसर रीराइट करने की ज़रूरत है। तो ये आप